बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बात नहीं मानी किसी की और जस्टिस अज़मत सईद साहब को, रिटायर्ड जस्टिस हैं, उन्हीं को बना दिया है सरबरा और एक रुकनी सरबरा बनाया, जो ब्रॉडशीट के मामले को देखेंगे, जो हुदैबिया पेपर मिल्स के मामले को देखेंगे और जो देखेंगे सरे महल के मामले को। ये ब्रॉडशीट पे तो हमने बहुत बात की है कि एक्चुअली हुआ ये है कि शरीफ ख़ानदान की जो प्रॉपर्टी उनको लगता था पकड़ी ना जाए, उसके अलावा कोई 70 के करीब प्रॉपर्टीज़ पकड़ी गई हैं और बहुत बुरी तरह ये ख़ानदान फंस गया है। अब इस केस में जब तक इंक्वायरी आगे जाएगी, कोई तहकीकात होंगी किसी भी लेवल पे होंगी, तो शरीफ ख़ानदान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो ब्रॉडशीट को तो आज छोड़ देते हैं। आज के इस वीलॉग में मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा। एक तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये हुदैबिया पेपर मिल का केस है क्या, और इतना आसान करके कोशिश करेंगे हम इसको समझें कि इससे ज़्यादा आसान ना हो सके। और दूसरा जो मामला मैं आपको बताऊंगा, सरे महल, उसकी हकीकत क्या है, पीपल्स पार्टी को क्यों प्रॉब्लम है। ये दो दुखती रगें हैं, पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की। और जब इन्होंने शुरू में करप्शन का आगाज़ किया तो उस वक्त इतने तजुर्बाकार नहीं थे, तो इनको आइडिया नहीं था कि पैसा छुपाना कैसे है। तो ये केस आज भी इसीलिए इनके गले पड़े हुए हैं। ये केस क्या है, ये कैसे बचे, शुरू करते हैं। हुआ ये था कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए तो कमीशन का बहुत बड़ा पैसा फिर मिलना शुरू हुआ और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए जिनमें बहुत बड़ी बड़ी कमीशन मिल रही थी और बहुत सारा इलीगल पैसा आ रहा था। उस पैसे को छुपाना कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो उस दौर में मियां नवाज शरीफ साहब को उनके दोस्तों ने एक मशवरा दिया कि आप एक कानून पास करें, और उस कानून का नाम था द प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992। नवाज शरीफ साहब आज तक जस्टिफाई नहीं कर पाए इस कानून को। इन्होंने 1992 में एक कानून बनाया, कानून का नाम था द प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992, और उसकी जो चौथी शिक थी वो है बड़ी इंपॉर्टेंट। उसमें लिखा है फ्रीडम टू ब्रिंग, होल्ड, सेल एंड टेक आउट फॉरेन करेंसी। ये एक ऐसा इख्तियार दे दिया उन्होंने कि कोई भी शख्स, उसको ये आज़ादी हासिल हो गई थी कि वो गैर मुल्की करेंसी, जिसको ख़ास तौर पे आप डॉलर कहते हैं, डॉलर या पाउंड्स, उनको अपने पास रख सकता है, उसको जो है वो किसी और को दे सकता है, उसको पाकिस्तान के अंदर ला सकता है, उसको जितनी मर्जी मिकदार में पाकिस्तान से बाहर ले जा सकता है। इसके लिए कोई पूछताछ नहीं होगी और वो मुकम्मल तौर पे इसके लिए आज़ाद होगा। और नीचे लिखते हैं कि ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रेजिडेंट इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान एंड ऑल अदर पर्सनस शैल बी एंटाइटल्ड एंड फ्री टू ब्रिंग, होल्ड, सेल, ट्रांसफर एंड टेक आउट फॉरेन एक्सचेंज विद इन और आउट ऑफ पाकिस्तान इन एनी फॉर्म। वो ये कह रहे हैं तमाम वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, या कोई और लोग भी हैं पाकिस्तानी नहीं भी हैं, उन सबको हम ये इख्तियार दे रहे हैं वो जितना मर्जी ये पैसा फॉरेन करेंसी जो है पाकिस्तान में लाएं, पाकिस्तान से बाहर ले जाएं, पाकिस्तान के अंदर होल्ड करें, पाकिस्तान से बाहर होल्ड करें, और जो मर्जी करें इसके साथ, उनको जो है वो किसी किस्म का रोक टोक पाकिस्तान में नहीं होगा। ये करने के बाद इन्होंने कुछ ऐसे अकाउंट बनाए, फिक्टिशियस, मशकूक, ऐसे फॉरेन करेंसी अकाउंट बनाए जिनके अंदर बहुत सारा पैसा आ गया। ये पैसा कहाँ से आया, ये जवाब आज तक शरीफ खानदान नहीं दे पाया। इन्होंने बेनामी अकाउंट बनाए, मुख्तलिफ फॉरेन करेंसी अकाउंट मुख्तलिफ बैंकों के अंदर पाकिस्तान में। वो जितने अकाउंट्स इन्होंने बनाए उन सब के अंदर गैर मुल्की करेंसी पड़ी हुई थी। अब क्योंकि कानून बन चुका था जो मियाँ साहब ने बनाया था, तो कोई पूछ नहीं पा रहा था, कोई इसके ऊपर उंगली नहीं उठा पा रहा था, कोई इसका जवाब नहीं मांग पा रहा था, क्योंकि इजाजत है कि सब शहरी फ्री हैं, सब लोग फ्री हैं, जितना मर्जी पैसा रखें, जैसे मर्जी रखें, कोई नहीं पूछेगा। तो इस पैसे का पूछा नहीं जा सकता था उस दौर में। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स बनवाए, इनके खानदान वालों ने बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स बनवाए जो खुफिया और मशकूक जाली अकाउंट थे। उन अकाउंटों के अंदर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स डॉलर्स के अंदर पड़ी रही, पाउंड्स के अंदर पड़ी रही। वो जो पैसा था वो इनके अकाउंटों से शिफ्ट होता था और ये उसको अपनी कंपनीज के अंदर शो करते थे। इन्होंने किया क्या, जहां से ये चोरी पकड़ी गई है, नैब ने यह केस शुरू किया सन 2000 में, और नैब ने इस बात को महसूस किया कि अजीबोगरीब किस्म की ट्रांजैक्शन हुई है इनकी हुदैबिया पेपर मिल के अंदर। यानी 1996 और 1997 में 30.499 मिलियन, यानी 30 मिलियन से ज़्यादा, और 1997-98 में 612.273 मिलियन, यानी एक साल उसके तरफ 30 मिलियन आ रहे हैं,
अगले साल उसको 612 मिलियन आ रहे हैं, जबकि उसका अपना कुल असासा जो है वो 95 मिलियन का है और वो अपना नुकसान भी 809 मिलियन का शो कर रही है। ये एक बड़ी अजीब चीज़ थी कि एक मिल जो घाटे में जा रही है, जिसका बेड़ा गर्क हुआ है, उसके अपने असासे सिर्फ जो है, उसकी अपनी जो वर्थ है वो सिर्फ 95 मिलियन की है, और उस मिल के अंदर अचानक 612 मिलियन डॉलर्स का पैसा आकर गिरता है, उसके अकाउंट में आता है। तो यहां से नैब ने इंक्वायरी शुरू की और पता किया कि ये पैसा कहां से आया। तो पता चला ये तो फॉरेन करेंसी अकाउंट से आया और इसको कुछ मनी चेंजर्स ने पहुंचाया है। अब ये मनी चेंजर्स जिन्होंने पैसा पहुंचाया, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि ये हमें तो, इन्होंने कहा था मियां नवाज शरीफ साहब वगैरह ने और उनकी फैमिली ने और उनके दोस्तों ने कि जनाब ये पैसा आपने यहाँ पे डालना है। तो इस तरह ये चोरी पहली दफ़ा पकड़ी गई। नैब ने इनसे इंक्वायरी की और पूछा कि जनाब ये पैसे कहाँ से आए, तो उसका कोई जवाब नहीं था। ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। इसके अलावा एक और 600 मिलियन आए और उसके लिए इन्होंने क्या किया, इसहाक डार साहब को इस्तेमाल किया। इसहाक डार साहब जब बरतानिया में रहते थे तो एक ख़ानदान था जिसका नाम था काजी फैमिली। ये काजी फैमिली थी, सादिका सैयद साहिबा थी, फिर उसमें महफूज हाशिम साहब थे, खादिम साहब थे, मिसेस तल्लत मसूद काजी थी, काशिफ मसूद काजी और दीगर लोग थे। इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स को जाल साजी से कि मैं आपके पासपोर्ट रिन्यू करवाता हूं या आपके आईडी कार्ड दोबारा बनवाता हूं, तो जाली तरीके से जाल साजी से इसहाक डार साहब ने इनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट हासिल किए और उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर पैसा के टीटी लगवाए, पैसा ट्रांसफर करवाया। इनका नाम इस्तेमाल करते हुए, पैसा इनका नहीं था, वो पैसा तो इलीगल था। उस पैसे को मनी चेंजर्स के जरिए से इनके पास भिजवाया और इनके अकाउंट जो जाली इनके अकाउंट से, उन अकाउंटों से वो पैसा निकलवा के हुदैबिया पेपर मिल को भिजवा दिया और बीच में डॉक्यूमेंट ये लगवा दिया कि इन लोगों ने हमें ऑर्डर दिया है, यानी बैरून मुल्क से हमें ऑर्डर आया, हमने प्रोडक्शन करनी है और इनको माल देना है, तो ये ऑर्डर के पैसे आए 600 मिलियन एक और 612 मिलियन एक। ये है वो जालसाजी जो पकड़ी गई। बाद में इस फैमिली का इंटरव्यू हुआ तो इन्होंने कहा जी हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं, हमने तो सिर्फ इनको कागज़ दिए थे इसलिए कि आप हमारे डॉक्यूमेंट्स बनवा दें, अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड रीन्यू करने के लिए दिए थे, क्योंकि डार साहब की मियाँ साहब से ताल्लुकात थे, हुकूमत इनकी थी, तो हमने कहा जी हमें ज़रा आसानी से ये काम हो जाएगा। और डार साहब हमारे घर में रहते रहे हैं यहाँ बरतानिया में, जब वो तालीम हासिल करते थे तब भी यहाँ पे रहते थे, तो डार साहब पे हमारे एहसानात हैं, तो उन्होंने ये हमारे साथ धोखा किया और हमारे जाल साजी से कागज़ हासिल करके हमारे नॉलेज में लाए बगैर हमारे नामों के ऊपर अकाउंट खोल के जो करप्शन का पैसा था उन अकाउंटों में जमा करके और वहां से उस पैसे को हुदैबिया पेपर मिल में यह कह के भिजवा दिया कि हमने कोई ऑर्डर दिया हुआ है। हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। अब ये टोटल जो अमाउंट बनती है वो 1242.732 मिलियन रुपए बनती है। एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अब तक का जो शरीफ खानदान का सबसे बड़ा केस था वो यही केस था। अब जब इन्होंने ये सारा पैसा, ये टीटियाँ इन्होंने, टीटी कहते हैं जी टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स को, ये बैरून मुल्क से मनी चेंजर्स के जरिए से हुदैबिया पेपर मिल की फेवर में इन्होंने टीटियाँ लगवाई और अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट जो इनके थे, जो मुश्तबा जो बाद में पकड़े गए, उन्हीं के बराबर की ये सारी रकम थी। यानी जितना रिश्वत का, करप्शन का पैसा था जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के अंदर इन्होंने जमा किया था एक मुतनाज़े कानून बना के ताकि कोई पूछे ना, उस पैसे को पहले शिफ्ट करवाया मनी एक्सचेंज के जरिए से जाली अकाउंटों में जो काजी फैमिली और दूसरी फैमिली के थे, वहां से उस पैसे को हुदैबिया के अंदर शिफ्ट करवा लिया। और इसके अलावा कुछ पैसा ऐसा था जब ये जो 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान के बहुत सारे अकाउंट्स जो है उनका प्रॉब्लम बन गया था और फिर ये फौरी तौर पे कानून लाया गया था कि पाकिस्तान से बाहर पैसा नहीं जाएगा। लोग पैसा लेके पाकिस्तान से बाहर भागने वाले थे, तो ये 1992 वाला कानून फौरी तौर पे ख़त्म करना पड़ गया पाकिस्तान को, वरना सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर चला जाता। तो वो कानून ख़त्म किया और ये जो फॉरेन करेंसी है इसकी आमदोरफ्त के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई कि पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो उस वक्त शरीफ खानदान ने अपना बचा कुचा पैसा निकलवा कर उसको कैश करवाया और कैश की सूरत में उसको ले जाकर जमा करवा दिया हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर। अब जितना पैसा उन 2 नंबर अकाउंटों के अंदर से निकला उतना ही पैसा हुदैबिया के पास आ गया। ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और जब नैब ने उस दौरान में तफ्तीश की तो जो मुल्ज़िमान थे, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ जो इसमें फंसते हैं। मियाँ शरीफ से की थी, बेगम शमीम अख्तर से की थी उनकी अहलिया, नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, अब्बास शरीफ से, मरियम शरीफ से, सबीहा अब्बास से, हुसैन नवाज से, हमजा शहबाज से तहकीकात की गई। और वो क्योंकि सारे ये बेनिफिशरी यही लोग थे इस सारे के, तो इनमें से कोई भी सोर्स ऑफ इनकम या पैसा कहाँ से आया इसका जवाब नहीं दे पाए। और जब इनसे पूछा गया काजी फैमिली ने आपको इतना पैसा क्यों भेजा, इन्होंने कहा जी ऑर्डर है। जब उनसे बात की उन्होंने कहा जी हमने तो कोई ऑर्डर दिया ही नहीं।
कि जी आपके डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंट हमने इसहाक डार को दिए थे सिर्फ इसलिए कि जनाब आप ये हमें रिन्यू करवा के दे दें, और आपने हमारे साथ धोखा, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। हमारा तो इससे ताल्लुक है, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कभी आया, हमारे बाकी आप सारा कारोबार चेक कर लें। तो उसके ऊपर इसहाक डार साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो वो वादा माफ गवाह बन गए, और इसहाक डार साहब ने हर चीज़ लिख कर दी कि जी फलां फलां अकाउंट जाली मैंने खोले नवाज शरीफ के कहने पे, फलां फलां शहबाज शरीफ के कहने पे, और इन अकाउंटों में हमने इतने पैसे डलवाए। ये पैसा कहाँ से आता था मुझे नहीं पता, ये पैसा मुख्तलिफ जगहों से आता था, मुझे नहीं पता कहाँ से आता था, लेकिन मियाँ साहब देते थे, इनकी फैमिली देती थी। तो ये पैसा हम जमा करवा देते थे जाली अकाउंटों के अंदर, और बाद में जब प्रॉब्लम आई तो हमने ये पैसा निकलवा कर मनी चेंजर्स के जरिए से फिर उनके अकाउंटों में डाला, जो बैरून मुल्क लोग थे उनके कागज़ इस्तेमाल करके। और मियाँ साहब ने मुझे कहा था ऐसा करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कुछ नहीं होगा। तो मैंने ये पैसा वहाँ डाला, और वहाँ से ये पैसा मैंने हुदैबिया को शिफ्ट करवा दिया जाली डॉक्यूमेंटेशन करवा के। तो इस तरह ये शरीफ खानदान का एक सबसे खौफनाक केस है जिसको अब इमरान खान साहब खोल रहे हैं। अब इस केस में आज तक हुआ क्या? देखिए, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये केस चल रहा था 100% शरीफ खानदान को सज़ा हो जानी थी, लेकिन फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब की डील हो गई और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। उस वक्त नैब को ये कहा गया कि आप अदालत में जाकर ये बयान दें कि इस केस के कुछ मुलजिमान पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, लिहाजा हम अभी इसको साबित नहीं कर सकते। नैब ने जाकर अदालत में कह दिया और अदालत ने मामले को ख़त्म कर दिया। ये थी परवेज़ मुशर्रफ की और नवाज शरीफ की डील। 2008 में इस केस को नैब ने दोबारा खोलना चाहा, तो जो उस वक्त के नैब के चेयरमैन थे नवीद अहसन, उन्होंने इस पर दस्तखत ही नहीं किए, केस नहीं चल सका। फिर दोबारा ये केस खुला तो लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को ख़त्म कर दिया गया, ये कह के कि टाइम बार्ड है, बहुत देर हो रही है, और PMLN ने, आपको पता है, लाहौर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि नैब ने दोबारा अपील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो उन्होंने दोबारा अपील की वो की 2015 में, और 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठे, जिनमें जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मुशीर आलम, इन 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने नैब की अपील को मुस्तरद कर दिया, ये कहकर कि आप ताख़ीर से आए। जो मेन वजह बनी वो ये बनी, और उसके बाद ये केस दोबारा कभी नहीं खुल सका। इस केस के अंदर इंसाफ होना बाकी है। इस केस को जब भी आप खोलेंगे इसके अंदर से करप्शन निकलेगी। ये वो पैसा है जिससे बैरून मुल्क फ्लैट भी बनाए गए, यही वो पैसा है जिससे करप्शन का पैसा सारा इकट्ठा करके हुदैबिया में लाया गया और वहाँ से फिर आगे उसको बाहर निकाला गया। यही वो पैसा है जहाँ से शरीफ खानदान की करप्शन का सुराग लगता है, और इस पैसे का जवाब शरीफ खानदान आज तक नहीं दे सका। इसका जवाब वो दे भी नहीं पाएगा। यहीं से आगाज़ हुआ था करप्शन की उस कहानी का जिसको नैब ने पहली दफ़ा पकड़ा था। जब तक आप इस केस को नहीं सुनेंगे, जब तक इस केस को नहीं सुनेंगे और इसकी तहकीकात नहीं करेंगे, तब तक आप इसके बाद वाले किसी केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं से चीज़ों का आगाज़ हुआ था। अब आप आ जाए दूसरा केस कि जो सरे महल। ये सरे महल क्या है, ज़रा इसको थोड़ा समझ लें आप। ये बनाया था जी एक रॉबर्ट स्मिथ नामी आदमी ने 1910 में, और ये बरतानिया में बड़ी शानदार एक इमारत है। इसका असल नाम है रॉकवुड हाउस, रॉकवुड हाउस, सरे महल इसको कहते हैं उसके इलाके की मुनासबत से। तो ये जो ये महल है, ये 360 एकड़ का महल है, बहुत ही बड़ा, बहुत सारे स्विमिंग पूल्स, बहुत बड़े कमरे, बहुत बड़ी पार्किंग, बहुत अच्छे पार्क, बड़ा पुरफज़ा मकाम, बड़ा ज़बरदस्त है। और 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई तो हुकूमत के खात्मे से पहले ये खबरें चल रही थी कि सरे महल नामी एक बहुत बड़ा महल आसिफ अली जरदारी साहब ने ले लिया है। ये उस दौर में खबरें चल रही थी 89, 90, उस दौर में 89 और 90, 1989, 1990 में ये खबरें चल रही थी कि सरे महल इन्होंने ले लिया है। लेकिन फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, नवाज शरीफ साहब दोबारा अपनी करप्शन में लग गए। बेनज़ीर साहिबा की जब दोबारा हुकूमत आई और उसके बाद वो भी ख़त्म हो गई, तो तब दोबारा इसी महल की बातें होने लगी। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक तहकीकात के दौरान ये बयान दिया था, जो तहकीकात शुरू हुई थी नवाज शरीफ साहब के दौर में। उन तहकीकात में आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उन्होंने ये तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ किया था कि हमारा इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा है, हम सरे महल को जानते भी नहीं, ये रॉकवुड हाउस है, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने तफ्तीश के अंदर बाकायदा स्टेटमेंट दी थी अपनी, और ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन फिर ये हुआ कि अचानक, और ये खबरें बार बार आती रही इस बीच में, इस पे इलेक्शन होते रहे। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में 2004 में जब जरदारी साहब निकले जेल में से, तो इससे पहले निकल गए थे, लेकिन वो जब चले गए बैरून मुल्क चले गए जरदारी साहब, तो जरदारी साहब ने ये ऐलान किया 2004 में कि मैंने पिछले साल यानी 2003 में ये महल ख़रीद लिया है। यानी जिस महल का इल्ज़ाम उनके ऊपर पिछले 12-15 साल से लग रहा था
जरदारी साहब ने कहा कि मैंने अब खरीदा है जाके। भाई आपको एक ही महल मिला था खरीदने के लिए पूरी दुनिया में, यानी जानबूझ के उसी जगह पे जाके गिरे हैं जो आपको बदनाम करती है। दुनिया में सैकड़ों और महल थे, आप कोई भी खरीद लेते, लेकिन आपने वही महल क्यों खरीदा जिसका नाम आपके साथ जोड़ा जा रहा था गुज़िश्ता 15 साल से। इसका मतलब है जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब ने झूठ बोला और ये महल उनके पास था, लेकिन इनको तस्लीम करना पड़ा 2004 में, क्योंकि इनको पता चल गया कि अब ये मामला खुल के सामने आ जाएगा और हमें ये महल बेचना पड़ेगा। 2003 में उन्होंने कहा जी मैंने खरीदा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 1988 के बाद वाली जो हुकूमत है इनकी, उसमें इन्होंने खरीद लिया था। बेनज़ीर भुट्टो साहब अपनी जवानी में कहा जाता है कि एक दफ़ा इस महल में गई थी और जब वो बरतानिया में पढ़ती थी तो इसलिए उनको पसंद था, बाद में जरदारी साहब ने इसको ख़रीद लिया। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि 2009 में डेली मेल्स ने खबर छापी और उसमें बाकायदा कागजात दिखाकर ये बताया कि जरदारी साहब ने ये महल बहुत पहले ख़रीदा था, 2003 में नहीं ख़रीदा, और फिर बाद में जरदारी साहब ने 2015 में इसको बेच दिया और इसकी जो मालियत थी जो जरदारी साहब ने इसको ख़रीदा था वो $34 मिलियन में ये महल आसिफ अली जरदारी साहब ने ख़रीदा था, जो आजकल के दौर में अगर आप करें तो इसको ये 546 करोड़ रुपए बनते हैं, 546 करोड़ रुपए। तो इतनी बड़ी एक अमाउंट है जो जरदारी साहब ने इस महल को उस दौर में ख़रीदा और फिर बाद में इसको 2015 में बेच के दूसरी प्रॉपर्टी ले ली। तो ये है सिरे महल का केस। अब ये दो केसेस खुलने के बाद हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल बन रहे हैं PMLN के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए, चाहे कानून फैसला दे या ना दे, चाहे अदालतें इसके अंदर उनको पकड़ें या ना पकड़ें, लेकिन इसके अंदर उनकी बदनामी ज़रूर होगी और ये ज़रूर पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को लूटा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।